हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम लोग साइनोबैक्टीरिया की स्टडी कर रहे थे पिछले लेक्चर में, जहां हम लोग नेक्स्ट नॉस्टॉक के एक फिलामेंट की स्टडी की, प्लस हमने वहां पर एक सेल की भी स्टडी की। सेल का जो इंटरनल स्ट्रक्चर है वो किस तरीके का होता है, इस बात को एक्सप्लेन किया। ठीक है, तो थोड़ा सा सेल के बारे में हम लोग समझना चाहेंगे। तो सेल स्ट्रक्चर ऑफ ए साइनोबैक्टीरियल सेल, ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ साइनोबैक्टीरियन सेल। साइनोबैक्टीरिया की एक जो सेल है उसका स्ट्रक्चर क्या होता है? तो सबसे पहले तो होती है म्यूसिलेजिनस लेयर। म्यूसिलेजिनस लेयर, ठीक है, सबसे बाहरी सरफेस पर म्यूसिलेजिनस लेयर पाई जाती है। और ये जो म्यूसिलेजिनस लेयर है ये पॉलीसैकेराइड से बनी है। पॉलीसैकेराइड से निर्मित, ठीक है। इसे अपन ग्लाइकोकैलिक्स की कैटेगरी में रख सकते हैं। ढीले रूप में व्यवस्थित, ढीले रूप में व्यवस्थित, ठीक है, ढीले रूप में ये व्यवस्थित होती है। अब दूसरी चीज है इसके पास सेल वॉल। सेल वॉल, ठीक है, ये सेल वॉल किसकी बनी है? पेप्टाइडो ग्लाइकेन्स से निर्मित, सेल्यूलोज रहित, सेल्यूलोज रहित, इनमें सेल्यूलोज नहीं पाया जाता। क्लियर? सेल्यूलोज रहित। अब है सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड तथा प्रोटीन से निर्मित, है ना। फॉस्फोलिपिड प्रोटीन के निर्मित है। ये भी यूकेरियोट की मेम्ब्रेन के समान ही होती है ना। इसमें मीजोसोम जैसी संरचनाएं अनुपस्थित होती हैं। कह सकते हैं मीजोसोम अनुपस्थित, ठीक है, ऐसा। अब बात आती है इसमें क्रोमेटोफोर। क्या? क्रोमेटोफोर इसमें पाए जाते हैं। क्रोमेटोफोर ये क्या है? कह सकते हैं एक झिल्ली से आवरित, एक झिल्ली से आवरित नलिका नुमा संरचनाएं जिनमें प्रकाश संश्लेषी वर्णक
प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित, प्रकाश संश्लेषी वर्णक उपस्थित, जैसे क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल ए, कैरोटीन, फाइकोबिलिन्स, फाइकोबिलिन्स के नाम पर क्या, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइको इरिथ्रिन, सी फाइकोसाइनिन, सी फाइकोइरिथ्रिन, ये सब मौजूद होते हैं। इनमें प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न होती है। क्या होती है? प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया संपन्न की जाती है। क्लियर? अच्छा, अब इसमें देखें तो ये तो क्रोमेटोफोर्स की बात होगी। इन्हें हम फ्री थैलेकॉइड कहते हैं, इन्हें हम फोटोसिंथेटिक लैमेली के नाम से भी जानते हैं। और यही बाद में कहा जाता है कि यूकेरियोट के ग्रेना का निर्माण किया था, मतलब क्लोरोप्लास्ट का ग्रेना बनाया था इन्होंने। अच्छा, अब संग्रहित भोज्य क्या होता है? संग्रहित भोजन इनके अंदर जो होता है वो है साइनोफाइशियन स्टार्च। क्या स्टार्च इसमें पाया जाता है? कैसा? साइनोफाइशियन स्टार्च, ठीक है, और करके लिख सकते हैं। साइनोफाइशियन स्टार्च पाया जाता है। इनमें साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल भी कहा जाता है, ठीक है, या इसी को कह सकते हैं साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल। यही है साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल। सिंपल स्टार्च कह दो, या साइनोफाइशियन स्टार्च कह दो, या फिर साइनोफाइशियन ग्रेन्यूल कह दो। इसके रूप में इनमें भोजन संग्रहित पाया जाता है। ओके। जीनोम, आरएनए, राइबोसोम, अन्य सभी जो संरचनाएं हैं वो लगभग बैक्टीरिया के समान ही है। अब है एक गैस वैक्यूल, ठीक है, गैस वैक्यूल। ये डायग्राम में भी मैंने दिखाया था। कह सकते हैं प्रोटीन की झिल्ली से आवरित गैस युक्त रिक्तिका, गैस युक्त रिक्तिका, ठीक है, जो BGA को जल की ऊपरी सतह में रखती है। ये इस साइनोबैक्टीरियन सेल को पानी की अपर लेयर पर रखती है, जिससे कि इन्हें सफिशिएंट लाइट मिलती है, और लाइट मिलने पर ये प्रकाश संश्लेषण की प्रोसेस कंप्लीट करते हैं। इज दैट क्लियर? तो ये अब हम कह सकते हैं अन्य चीजें। जीनोम मतलब DNA, RNA, राइबोसोम
अन्य प्रोकैरियोट अन्य प्रोकैरियोट जैसे बैक्टीरिया के समान होते हैं अब इनमें और एक्स्ट्रा कोई संरचना नहीं पाई जाती। तो ये बात हो गई। तो ये एक साइनोबैक्टीरियन सेल की बात हमने कर ली, ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब इसके बाद में क्या कि साइनोबैक्टीरिया में फोटोसिंथेसिस जो होती है वो ट्रू होती है, और ये जो है ना, तो प्रकाश संश्लेषण पर थोड़ी सी बात कर लेते हैं। साइनोबैक्टीरिया में O2 उत्पन्न करने वाले प्रकाश संश्लेषण संपन्न होता है, ठीक है। ऐसे O2 उत्पन्न करने वाली प्रकाश संश्लेषण होती है। इनमें PS फर्स्ट और PS सेकंड दोनों पाए जाते हैं। इनमें PS फर्स्ट तथा PS सेकंड दोनों ही उपस्थित होते, जबकि हम लोगों ने देखा था कि ग्रीन सल्फर बैक्टीरिया और पर्पल सल्फर बैक्टीरिया में सिर्फ PS फर्स्ट पाया जाता है, PS सेकंड एब्सेंट होता है, ठीक है। तो ये बात होगी। अब हम साइनोबैक्टीरिया में प्रजनन की बात करेंगे। तो रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया BGA, रिप्रोडक्शन इन साइनोबैक्टीरिया या फिर हम कहें तो BGA में रिप्रोडक्शन की प्रोसेस क्या है? तो कह सकते हैं वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, और ये रिप्रोडक्शन होता है बाइनरी फिजन। क्या? बाइनरी फिजन, द्विविखंडन से। एक सेल, क्योंकि मोस्टली यूनिसेलुलर होते हैं, तो एक सेल से दो सेल का निर्माण हो जाता है। जैसे मान के चलो कि ये एक साइनोबैक्टीरियल सेल है, ठीक है, तो ये क्या होगी, दो सेल में कन्वर्ट हो जाएगी, तो इसे हम कह सकते हैं बाइनरी फिजन। अच्छा, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत खास है। दूसरा है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, ठीक है। एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कैसे होता है?
तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो इनमें होता है, जाहिर सी बात है एडवर्स कंडीशन में होता है, क्योंकि ये कहीं ना कहीं एल्गी से सिमिलरिटी शो करती हैं, और उस वजह से ये बात कही जाती है कि इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कुछ स्पोर्स के जरिए होता है, जैसे एकाइनीट है, जैसे हिप्नोस्पोर है, जैसे हार्मोगॉन है, जैसे हेट्रोसिस्ट। यहाँ बड़ी खास बात है, हेट्रोसिस्ट नॉर्मली तो एक फोटोसिंथेटिक सेल है जहाँ पर नाइट्रोजनेज की उपस्थिति में साइनोबैक्टीरिया नाइट्रोजन का फिक्सेशन करते हैं, लेकिन वास्तविकता ये है कि आवश्यकता पड़ने पर हेट्रोसिस्ट अलैंगिक जनन में भाग भी लेता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कुछ विशिष्ट बीजाणु द्वारा यह प्रक्रिया संपन्न होती है। ठीक है ना। अब जैसे सबसे पहला लेते हैं अकाइनीट। क्या? एकाइनीट। ये एकाइनीट के लिए वैसे मैंने कल डायग्राम बनाया था। ये एक साइनोबैक्टीरिया है। इस साइनोबैक्टीरिया में एक कोई सेल हार्ड हो जाती है, इसमें फूड मटेरियल स्टोर हो जाता है और ये रेजिस्टेंस हो जाती है अगेंस्ट द एडवर्स कंडीशन, प्रतिकूल वातावरण को सहन करने के लिए अनुकूलित हो जाती है, और फिर जब अनुकूल परिस्थितियाँ आती हैं तब ये दोबारा से नए प्लांट को बना सकती है। ठीक है, तो ये जो सेल है दिस इज कॉल्ड एकाइनीट, हम इसे एकाइनीट कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हार्ड है, रिजिड है, मल्टी लेयर्ड है, ऐसे कह सकते हैं। नॉस्टॉक एनाबीना आदि में प्रतिरोधी कोशिका निर्मित होती है जो अनुकूल वातावरण में पुनः नए तंतु को निर्मित कराते हैं। तंतु इसलिए है क्योंकि ये नॉस्टॉक एनाबीना में पाई जाती है, और नॉस्टॉक एनाबीना एक फिलामेंटस एल्गी है, और ये कहा जाता है कि इसमें फूड मटेरियल प्रिजर्व रहता है, येलोइश कलर की हो जाती है, इस पर मल्टी लेयर्ड एक कवरिंग हो जाती है, और इसके चलते यहाँ पर कहीं ना कहीं ये स्ट्रक्चर जनरेट होता है। क्लियर? ऐसे अब अगली कहानी है जैसे हेट्रोसिस्ट के लिए। क्या? हेट्रोसिस्ट, बी पॉइंट। हेट्रोसिस्ट
हेटेरोसिस्ट का मतलब क्या हुआ कि यह कायिक कोशिका का N2 स्थिरीकरण के लिए N2 स्थिरीकरण के लिए रूपांतरित है। ये कायिक कोशिकाओं का मॉडिफिकेशन, कायिक कोशिका का N2 स्थिरीकरण के लिए रूपांतरित संरचना है ना। इसमें ये कहा जाता है कि हेटेरोसिस्ट में फिर सिर्फ और सिर्फ नाइट्रोजनेज एंजाइम रहता है। इसमें से बाकी साइटोप्लाज्म कहीं ना कहीं डिजनरेट होता है। साइटोप्लाज्म के कंटेंट जैसे राइबोसोम हैं, जैसे कहा जाता है कि पीएस फर्स्ट और पीएस सेकंड भी इसमें एब्सेंट होते हैं, खास तौर से पीएस सेकंड। पहले पीएस सेकंड को ही यहाँ से हटाया जाता है। क्यों? क्योंकि इनमें नाइट्रोजनेज एंजाइम नाइट्रोजनेज तभी काम कर सकता है जब इसके अंदर ऑक्सीजन की एब्सेंस होगी। ऑक्सीजन की अगर प्रेजेंस होगी तो अल्टीमेटली इनमें N2 फिक्सेशन संभव नहीं। तो N2 स्थिरीकरण के लिए रूपांतरित संरचना है, ठीक है। इसमें नाइट्रोजनेज द्वारा N2 फिक्सेशन होता है। N2 फिक्सेशन होता है, क्लियर। N2 फिक्सेशन किया जाता है। अच्छा, आवश्यकता अनुसार यह अलैंगिक जनन संपन्न कर सकता है, क्लियर। ऑन रिक्वायरमेंट इट कैन परफॉर्म N2 फिक्सेशन। अब जैसे हेटेरोसिस्ट के लिए कल मैंने बताया था, कोई भी एक सेल हेटेरोसिस्ट में भी कन्वर्ट हो सकती है। वो एंड पर हो सकती है, वो यहाँ इसके पास में भी हो सकती है। ऐसे H शेप कुछ सेल होती है, इसे हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट। हालांकि मैंने N2 फिक्सेशन के दौरान इसकी स्ट्रक्चर बनाई थी, है ना। तो ये हेटेरोसिस्ट कुछ ऐसा होता है, कुछ इस तरीके से, लाइक दिस, ठीक है, ऐसे। अब इसमें क्या होता है, ऐसे नोड फॉर्मेशन होता है, कुछ इस तरीके से, ऐसे। ये है नोड, और यहाँ पर ये है नाइट्रोजनेज। क्या है? नाइट्रोजनेज, ठीक है। दिस इज कॉल्ड नाइट्रोजनेज। ये नाइट्रोजनेज, इन्हें हम कहते हैं पोलर बॉडी या पोलर नोड्यूल, क्लियर। और ये टोटल स्ट्रक्चर कहलाता है हेटेरोसिस्ट। इसे हम कहते हैं हेटेरोसिस्ट, क्लियर। तो ये चीज़ है, तो हेटेरोसिस्ट है।
इसके बाद में हार्मोगोन है, एंडोस्पोर हैं, एक्सोस्पोर हैं, ये सब चीज़ें हैं। एनसीईआरटी ने इन पर हालांकि चर्चा नहीं की है, लेकिन अकाइनीट और एंडोस्पोर ये बहुत इम्पोर्टेंट स्ट्रक्चर हैं, इन्हें आपको आना चाहिए। अच्छा, हेटेरोसिस्ट कहाँ पाए जाते हैं? कह सकते हैं हेटेरोसिस्ट की उपस्थिति नॉस्टॉक कहाँ होगी? नॉस्टॉक, एना, बीना, रेबुलेरिया, आप नॉस्टॉक एना बीना को याद रखना। रेबुलेरिया अगर नहीं भी याद रहे तो भी चलेगा। क्लियर? तो ये है इनमें एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ठीक है, बाकी आपसे कोई नहीं पूछता है। एक टाइम में पूछा जाता था। हार्मोगोन ऑसिलोटेरिया में बनते हैं, है ना। एंडोस्पोर एक्सोस्पोर भी बनते हैं इसके अंदर, तो अब चर्चा नहीं होती। अच्छा, इसमें एक चीज़ और याद रखना कि इनमें लैंगिक जनन पूर्णतः अनुपस्थित है। कैसा? लैंगिक जनन पूर्णतः अनुपस्थित। इसी में तीसरा पॉइंट बना के लिख लेना, एंडोस्पोर इज टोटली एब्सेंट। तो कह सकते हो तीसरा जो है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, पूर्णतः अनुपस्थित, पूर्णतः अनुपस्थित। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें कभी भी नहीं पाया जाता। ओके, एक और चीज लिखी जा सकती है, इनमें फ्लैजिला युक्त कोई भी संरचना निर्मित नहीं होती है। ठीक है, फ्लैजिला युक्त कोई भी संरचना इसमें नहीं बनती। क्लियर? ये चीज़, तो ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, और फ्लैजिला युक्त इसमें कोई भी स्ट्रक्चर नहीं बनता, इसलिए साइनोबैक्टीरिया को नॉन मोटाइल एल्गा भी कहा जाता है, और इसमें ग्लाइडिंग मूवमेंट होता है, म्यूकस की वजह से ग्लाइडिंग ये मूवमेंट शो करता है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब ये साइनोबैक्टीरिया पाए कहाँ जाते हैं, ये एक बार ऊपर भी लिख सकते थे, यहाँ पर भी लिख सकते हैं। प्रेजेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, प्रेजेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। ठीक है, फ्री लिविंग कह सकते हो, जलीय माध्यम में स्वतंत्रता पूर्वक वृद्धि करते हैं। ठीक है, धान के खेतों में N2 स्थिरीकरण
N2 स्थिरीकरण कर धान की उत्पादकता बढ़ाते हैं, ठीक है। धान की ये उत्पादकता बढ़ाते हैं। अब ये सहजीवी रूप में भी पाए जाते हैं। तो सहजीवी रूप में हमने आपको नाइट्रोजन फिक्सेशन के दौरान ये सब कुछ बता रखा है ना। तो कह सकते हैं सहजीवी रूप में यह कहाँ एजोला मार्सिलिया, ये कौन है? एक्वेटिक फर्न, जलीय पौधे, ठीक है। इसके बाद में आपका है एंथोसिरोस। ये एंथोसिरोस का मतलब होगा कि ये ब्रायोफाइट्स है, ब्रायोफाइट इसमें भी पाया जाता है। फिर इनकी उपस्थिति होती है साइकस में कहाँ कह सकते हैं पूरा लॉइड रूट्स ऑफ साइकस कौन है? जिम्नोस्पर्म में भी सहजीवी के रूप में पाया जाता है। अब जैसे एक साइकस का प्लांट है, ठीक है, ये एक साइकस का प्लांट मान लो, इसकी ये लीव्स हो गई, क्लियर, ये लीव्स इसमें ऐसे इसके कौन है, मेल कौन है ना। अब कहा जाता है कि ये जो सब एरियल पार्ट होता है यहाँ, तो यहाँ इसमें ऐसी कुछ कोरल के स्ट्रक्चर में ये संरचनाएं पाई जाती हैं, तो इन्हें हम कोरलॉइड रूट कहते हैं। तो कोरलॉइड रूट में ही इनकी उपस्थिति पाई जाती है। दिस इज साइकस, कौन है? साइकस। और इसकी कोरलॉइड रूट में नॉस्टॉक एनाबीना एज ए सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में पाए जाते हैं, ठीक है। एजोला में खासतौर से एनाबीना एज ए सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में पाया जाता है, ओके। तो ये इनकी प्रेजेंस यानी कि आपके लिए एज ए सिम्बायोसिस रिलेशनशिप में भी बात हो जाती है। अब हम इसमें बात करेंगे इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। साइनोबैक्टीरिया का आर्थिक महत्व, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ठीक है। इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ साइनोबैक्टीरिया, ठीक है, या फिर बीजीए। तो यूजफुल एस्पेक्ट और हार्मफुल एस्पेक्ट कह सकते हैं N2 फिक्सेशन, ये सबसे यूजफुल एस्पेक्ट इनका माना जाता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण की वजह से धान के खेत में पैदावार बढ़वाते हैं, प्लस आप देखें तो इनके लिए कहा जाता है कि ये बंजर भूमि को भी उपजाऊ भूमि में बदल सकते हैं। HD कुमार एक साइंटिस्ट हुए हैं, उन्होंने इंडियन एल्गियोलॉजी
की स्टडी की है, या इन्होंने एक एल्गी पर किताब भी लिखी है। उसमें इन्होंने अच्छी खासी ये बात बताई है कि साइनोबैक्टीरिया और कुछ हरी सहवाग को अगर खेतों में उगाया जाए 1-2 साल तक, तो जो बंजर भूमि है उसे उपजाऊ भूमि में बदला जा सकता है। कह सकते हैं N2 फिक्सेशन। यह है मृदा में नाइट्रेट तथा ह्यूमस का मतलब होता है जब कोई प्लांट सड़ता है, गलता है, तो डेड ऑर्गेनिक जो कंपाउंड होता है वो मिट्टी में मिल जाता है। तो क्या हो गया कि नाइट्रेट तथा ह्यूमस की मात्रा को बढ़ाते हैं, जिससे मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ती है, फर्टिलिटी इंक्रीज होती है, उर्वरा शक्ति बढ़ती है। क्लियर? ऐसे। अच्छा, यह बंजर भूमि को उपजाऊ भूमि में बदलते हैं। उपजाऊ भूमि में बदलते हैं। ठीक है, तो N2 फिक्सेशन द्वारा ये ऐसे काम करते हैं। अच्छा, फूड सप्लीमेंट्स, भोजन के रूप में उपयोग, भोजन कहा जाता है स्पाइरुलिना SCP, सिंगल सेल प्रोटीन। में प्रोटीन अधिक होता है, अतः भोजन सप्लीमेंट के रूप में उपयोग करते हैं। इसके बाद में हम बात करें क्लोरेला को भी, हालांकि साइनोबैक्टीरिया नहीं है, स्पाइरुलिना क्लोरेला को फूड सप्लीमेंट के फॉर्म में यूज किया जाता है। ये होता है ना। नॉस्टॉक में भी पोषण विधि है, पोषण प्रकृति है, अतः भोजन में उपयोग होता है, भोजन में उपयोग। ये एक्चुअली क्या है, कहा जाता है कि चाइना में नॉस्टॉक से एक खाना बनता है, उसे कहते हैं योयुकू फूड, योयुकू खाद्य बनाया जाता है। तो भोजन हो गया, है ना। जानवरों को खिलाने में भी उपयोग करते हैं। ठीक है, राजस्थान में इवन सांबर झील में जो एल्गीज हैं, साइनोबैक्टीरिया के मेंबर्स, उन्हें फॉडर के रूप में भी यूज किया जाता है ना। मृदा की उर्वरा शक्ति बढ़ाते हैं। और प्रोड्यूसर, उत्पादक
प्रोड्यूसर, इन्होंने सबसे पहले O2 स्वतंत्र रूप में वायुमंडल को प्रदान किया, जलीय माध्यम में इन्हें उत्पादक के रूप में माना जाता है। इस रूप में मानते हैं, उत्पादक के रूप में जाना जाता है या माना जाता है। ठीक है, तो ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो यूजफुल एस्पेक्ट के फॉर्म में हम इन्हें काउंट कर सकते हैं या यूजफुल एस्पेक्ट के फॉर्म में हम इन्हें मान सकते हैं। इज दैट क्लियर? ऐसे अच्छा, ये हो गया। कहा तो यहाँ तक जाता है कि नेचुरल फिल्टर की तरह भी काम करते हैं, क्योंकि इनका जो बाहरी जो म्यूकस है वो पानी की ऊपरी सतह पर फैल जाता है। इससे क्या होता है, जो बहता हुआ जल है उसकी ऊपरी सतह से जो इम्प्योरिटीज़ हैं, गंदगी है, उसे ये छलनी की तरह अलग करने में मददगार होते हैं, है ना। ये चीज़ भी इनके इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस में हम कंसिडर करते हैं। अच्छा, इनका एक हार्मफुल एस्पेक्ट भी है, वाटर ब्लूम। क्या? वाटर वाटर ब्लूम, ठीक है। इसको एल्गल ब्लूम भी कहते हैं, एल्गल ब्लूम, ठीक है। अब एक सोर्स है ये, अब यहाँ है वाटर, तो होता ये है कि एल्गी बहुतायत में यहाँ उगती। अब बहुतायत में जब उगती हैं तो इनसे म्यूकस रिलीज होता है, और इस म्यूकस की वजह से यहाँ पर कुछ बुलबुले नज़र आते हैं, तो इनको कहते हैं एल्गल ब्लूम। यूट्रोफिकेशन वाले हिस्से में आप इनको पढ़ोगे भी 12th की एनसीईआरटी में, क्योंकि यहाँ जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, क्या होते हैं? एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जैसे ये एक्वेटिक एनिमल, इनसे निकलती है CO2, और ये CO2 इसमें भर जाती है, इनमें फिलिंग हो जाती है, और फिर इस तरीके से ब्लूम का फॉर्मेशन होता है। क्यों? क्योंकि कहा जाता है कि अनुकूल परिस्थितियों में साइनोबैक्टीरिया के मेंबर्स बड़ी तेज़ी से ग्रो करते हैं, और फिर इनकी मौत भी होती है, मृत्यु हो जाती है, और मृत्यु होने के बाद में इनसे एक लसलसा सब्सटेंस निकलता है, कह सकते हो म्यूसिलेजिनस सीथ निकलती है, और फिर वो पानी की ऊपरी सतह पर एकत्रित हो जाती है। कहा जाता है कि ये जो लेयर है ये O2 और CO2 के एक्सचेंज को रोक देता है। कहाँ? बिटवीन एक्वेटिक मीडियम एंड एटमॉस्फेयर। वायुमंडल और पानी के अंदर O2 CO2 का विनिमय नहीं होता है, और इसके चलते जो जलीय जंतु हैं उन्हें ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, और कभी कभी तो पूरे तालाब की मछलियाँ एक साथ मर जाती हैं। तो ये भी चीज़ होती है ना। तो कहा जाता है कि अनुकूल
परिस्थितियों में यूट्रोफिकेशन है में यह या बीजीय तेजी से उगते हैं, तेजी से वृद्धि करते हैं, बहुत तेजी से ग्रोथ करते हैं, लेकिन मृत होने पर म्यूकस स्त्रावित करते हैं, जो जल की ऊपरी सतह पर O2 तथा CO2 विनिमय को रोकता है, O2 CO2 के विनिमय को रोकता है। ठीक है, O2 के अभाव में जलीय जीव मृत होते हैं। ठीक है, जलीय जीव क्या होते हैं? मृत हो जाते हैं, उनकी डेथ हो जाती है, ये चीज। अच्छा, अब क्या होता है? कहा जाता है इनके जल स्रोतों में सड़ने व गलने से जल प्रदूषण बढ़ता है। ठीक है, ये एक्वेटिक जो पॉल्यूशन है वो इंक्रीज होता है, बढ़ जाता है ना, ऐसे जल प्रदूषण बढ़ता है। तो ये कुछ हार्मफुल एस्पेक्ट्स भी हैं इनके, और कभी कभी तो इनकी इतनी ज़्यादा टॉक्सिसिटी होती है कि जल विषाक्त होता है। ठीक है, अधिक प्रदूषण होने पर जल को विषाक्त बनाते हैं, जल को विषाक्त करते हैं या बनाते हैं। ठीक है, ऐसे टॉक्सिसिटी इंक्रीज हो तो ये पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन भी कर सकते हैं। मैंने आपको ये साइनोबैक्टीरिया की सारे इन्फॉर्मेशन प्रदान कर दी। ठीक है, तो हमने आर्कीबैक्टीरिया स्टडी कर ली है, माइकोप्लाज्मा कर लिया, यू बैक्टीरिया की स्टडी कर ली, साइनोबैक्टीरिया की स्टडी भी कर ली। ठीक है, अब हम लोग माइक्रोबायोलॉजी के क्वेश्चन कर सकते हैं। क्लियर?
लेकिन हमें यहाँ प्रोटिस्टा भी पढ़ना। ठीक है, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, थैंक यू।